वो गिड़गिड़ाती रही। छोड़ देना, वीडियो वायरल नहीं होगा। रहम की भीख मांगती रही। वो भागती रही। शैतान उसका पीछा करते रहे। वही चलते फिर ऐसे घूम के ऐसे जाके हम यहाँ से पकड़ लिए। वीडियो वायरल नहीं करिए भैया। कोई बाल खींच रहा है। तो कोई दुपट्टा खींच रहा है। पहचानिए इन 4 शैतानों को। कहने मिला है कहने क्या? शैतान नंबर 1, शैतान नंबर 2, शैतान नंबर 3, शैतान नंबर 4, नहीं बचेंगे छात्रा को छेड़ने वाले। नहीं बचेंगे बेटियों की आबरू से खेलने वाले। अब हम आपको पूरी खबर तफसील से दिखाते हैं। गया में स्कूली छात्रा के साथ बदसलूकी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो सभ्य समाज पर कई सवाल खड़े कर रहा है। यह बता रहा है कि अभी भी बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। कदम कदम पर शैतान खड़े हैं। इसको पहचानिए। शैतान नंबर 1, शैतान नंबर 2, शैतान नंबर 3, शैतान नंबर 4। यही वो शैतानों की टोली है जो हैवान बनी बैठी है। वायरल वीडियो में बदसलूकी की पूरी कहानी बताएंगे, लेकिन सुनिए कैसे ये हैवान इन 2 नाबालिग लड़का लड़की की शादी कराने पर उतारू है। पहले इसको पूछे एड्रेस है, इसको पहले आंसर पूछे। दोनों को शादी कराओ। हाँ, दोनों को शादी कराओ। हाँ। दरअसल दोनों नाबालिग लड़का लड़की लवर बताए जा रहे हैं। यहाँ एक दूसरे से मिलने आए थे कि अचानक से कुछ मंचलों की टोली इन्हें घेर लेती है। लाल शर्ट पहना एक बदमाश लड़की के दुपट्टे को खींचने लगता है। वहीं व्हाइट शर्ट पहना एक मंचला लड़की के हाथ पकड़े हुए है ताकि वो भाग न पाए और मोबाइल से वीडियो शूट कर रहा है। नाबालिग गिड़गिड़ा रही है, कह रही है कि माफ कर दो भैया, दोबारा गलती नहीं होगी। गलती हो गई, आज के बाद नहीं है वो ज्यादा भागना। नाबालिग लड़की किसी तरह से मंचलों के चंगुल से भागने की कोशिश करती है। वो कुछ दूर भाग भी जाती है, लेकिन एक मंचला दौड़कर उसे फिर पकड़ ले आता है। नाबालिग लड़की अब पांव पर गिरकर माफी मांग रही है। नहीं है वो ज्यादा भागना। गलती हो गई, आज के बाद नहीं है वो ज्यादा भागना। नाबालिग लड़की बार बार कहती है भैया माफ कर दो, वीडियो मत बनाओ, वीडियो को वायरल मत करना। लेकिन मंचले ना सिर्फ वीडियो बनाते हैं बल्कि आरोप है कि वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देते हैं। वीडियो वायरल नहीं करिए भैया, गोल पर गलती हो गई, आज के बाद नहीं है वो वीडियो वायरल नहीं करिए भैया, गोल पर गलती हो गई, आज के बाद नहीं है वो एक और पीड़ित लड़की के साथ मंचले छेड़खानी कर रहे हैं तो दूसरी ओर फोन कर रहे लड़की के दोस्त का मोबाइल छीन लेता है और छन्नाटेदार थप्पड़ जड़ देता है।
झूठ बोल रहा है, अभी ये झूठ बोल रहा है, अभी ये झूठ बोल रहा है। मैं गोल पे रही। गया में स्कूली छात्रा के साथ छेड़खानी का वायरल वीडियो फतेहपुर प्रखंड का बताया जा रहा है। वायरल वीडियो की खबर जैसे ही पुलिस को लगी, पुलिस प्रशासन हरकत में आ गया। एसएसपी आदित्य कुमार ने सभी लोगों की पहचान कर गिरफ्तार करने का निर्देश दिया है। अभी आपके माध्यम से मुझे इसकी जानकारी मिली है। संबंधित थानेदार से इसके बारे में पूछताछ की गई है। सबसे पहले एक एफआईआर लॉन्च करके इन लोगों को चिन्हित कर सबकी गिरफ्तारी के लिए बोला गया है। देखिए, हम तो अपने, क्योंकि हम प्रशासनिक पदाधिकारी हैं, तो हम लोग प्रशासन या पुलिस के तंत्र से के लेवल से ही बात कर सकते हैं। सामाजिक में भी मेरा मानना है कि सामाजिक में भी ज़रूर उनका बहिष्कार या कुछ होता होगा, या कुछ ना कुछ मैकेनिज्म ज़रूर होंगे। हर सोसाइटी में इस तरह के लिए मैकेनिज्म रहते हैं, और हम लोग तो अपनी कार्रवाई करते हैं और पूरे व्यापक तरीके से इसमें कार्रवाई होगी। जो अभी आपने बताया है, जितने भी लड़के इसमें चिन्हित हैं, सारे के सारे गिरफ्तार होकर जेल जाएंगे। वायरल वीडियो के बारे में बताया जा रहा है कि वीडियो 20 फरवरी का है। छात्रा स्कूल से लौटकर अपने किसी नाबालिग दोस्त से मिलने गई थी, तभी गांव के कुछ मंचलों की नजर पड़ी। फिर दोनों नाबालिगों को पकड़कर मंचले छेड़खानी करने लगे। जाति पूछता है, नाम, गांव, पिता का नाम पूछता है, लेकिन बड़ा सवाल है कि समाज के ये कौन ठेकेदार हैं जो नाम जाति पूछकर छेड़खानी करते हैं। एक बार फिर देखिए इन शैतानों को और पहचानिए इनको। जब तक इन शैतानों की गिरफ्तारी नहीं होगी, हमारी मुहिम जारी रहेगी। वीडियो वायरल नहीं करी भैया। गया से संवाददाता एलन लिली की रिपोर्ट, न्यूज़ 18। नहीं है वो भैया। तो शैतानों को ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि वो नजीर बने। पुलिस को भी जल्द से जल्द शैतानों पर शिकंजा कसना चाहिए। छेड़खानी के बढ़ते मामलों को अगर देखा जाए, और इसे अगर यूपी सरकार ने एक बड़ा अभियान बनाया है, तो जरूरी यह है कि यह बिहार में भी लागू हो, झारखंड में भी लागू हो, देश के कोने कोने में लागू हो। पिछली सरकार ने फैसला लिया था कि पुलिस मंचले की फोटो उनके इलाके के थाने में लगाएगी। उसके बाद आरोपी जिस मोहल्ले में रहता है, वहां की दीवारों पर भी फोटो चस्पा किया जाएगा। ऐसा मानना है कि इलाके की युवतियां मंचलों को पहचान लेंगी और उसके बाद खुद भी सतर्क रहेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात बिहार के बजट की करेंगे, और बिहार में कितने का बजट पेश किया गया, किन किन सेक्टर्स पर सरकार का फोकस रहा, किस मद में सरकार सबसे ज्यादा पैसा लगाएगी, देगी, और यह सब कुछ बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले एक तस्वीर जो खास है। 1 फरवरी को पेश हुए देश के आम बजट और आज बिहार में पेश हुए बजट में काफी हद तक समानता देखने को मिली। 1 फरवरी को जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण बजट लेकर संसद पहुंची, उनकी पोटली का रंग लाल था, और आज जब बिहार के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद बजट पेश करने विधानसभा पहुंचे, तो उनके भी बैग का रंग लाल ही था। और ऐसे में विकास के संकल्प के साथ कोरोना काल में पेश हुए केंद्र और बिहार के बजट का संदेश समझना काफी आसान है। चलिए इन दो तस्वीरों के बाद लाल रंग की पोटली के पीछे की कहानी क्या है, यह बताएंगे। लेकिन उससे पहले लाल रंग के बैग में बजट पेश करने वाले पहले वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद से जब हमने सवाल किया, तो उनका क्या जवाब था, पहले आप वो सुनिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया, बिल्कुल उसी अंदाज में आप भी, कोई खास वजह? नहीं, हम तो बहुत सामान्य रूप में किए हैं। अब निर्मला सीतारमण जी हम समूह के आइकॉन हैं और पूरे भारतवर्ष उनके नज़र के सामने है, और मेरे सामने तो हमारा बिहार है। चलिए लाल रंग ही क्यों, तो लाल रंग का बही खाता बदलाव का संकेत है जो आपने बिहार के वित्त मंत्री के हाथों में देखा। उन सीढ़ियों पर खड़े होकर उन्होंने दिखाया। लाल रंग का बही खाता भारतीय संस्कृति का परिचायक है। दरअसल 1947 में अंग्रेजों से तो भारत को आजादी मिल गई,
लेकिन बजट की परंपरा अंग्रेजों वाली ही रही और देश के पहले वित्त मंत्री आर.के. शानमुखम चेट्टी ने 26 जनवरी 1947 को पहली बार बजट पेश किया था। 1958 में यह परंपरा बदल गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने काले रंग के ब्रीफकेस में बजट पेश किया। मगर मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला बजट लेकर आई वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, जिनके हाथों में लाल ब्रीफकेस की वजह बजट के दस्तावेज लाल मखमली कपड़े में लपेटे नजर आए और ऐसा पहली बार हुआ जब लेदर का बैग और ब्रीफकेस दोनों ही सरकार के बजट से गायब हो गए। यह कहानी थी। बिहार विधानसभा में नई सरकार का पहला बजट पेश किया गया। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया, तो पिछले साल के मुकाबले 6,000 करोड़ से यह बजट ज्यादा है। जमाना हमारी उड़ान से वो और थे जो हार गए आसमां से। कोरोना काल में बिहार की नई सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया। राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने विधानसभा में 2,18,303 करोड़ रुपए का बजट पेश किया, जो पिछले साल के बजट के मुकाबले करीब 6,500 करोड़ ज्यादा है। बिहार राज्य का वित्तीय वर्ष 2021-22 का बजट आकार 2,18,303 करोड़ रुपए है, जिसमें स्कीम मद का कुल बजट आकार 1,518 करोड़ 86 लाख करोड़ रुपए है तथा स्थापना और प्रतिबद्ध व्यय का बजट आकार 1,17,783 करोड़ 84 लाख रुपए है। राज्य के 2020-21 के बजट में सरकार ने उन सभी चुनावी वादों का ख्याल रखा है जो विधानसभा चुनाव के दौरान जनता से किए थे, चाहे वो 5 साल में 20 लाख रोजगार पैदा करने का वादा हो या फिर 7 निश्चय पार्ट 2 को पूरा करने का संकल्प है। वर्ष 2020-25 में सरकारी एवं गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के 20 लाख से ज्यादा नए अवसर सृजित किए जाएंगे। आप अभी सुने। इस हेतु उद्योग विभाग के वित्तीय वर्ष 2021-22 में 200 करोड़ रुपए के व्यय का उपबंध किया गया है। ये पूरा बिहार जानता है कि 7 निश्चय योजना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। बजट में अगले 5 सालों के लिए 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए 4,671 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है। बजट में 2021-22 में युवाओं के लिए भी सरकार ने बहुत कुछ खास करने की कोशिश की है। 5 जिलों में फार्मेसी कॉलेज की स्थापना की जाएगी। 3 नए मेडिकल कॉलेज के निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राजगीर में खेल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी। ITI और पॉलिटेक्निक सेंटर्स में नई तकनीक से पढ़ाई होगी। मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही नीतीश कुमार का जोर महिला उत्थान पर रहा है, जिसका असर इस बजट में भी देखने को मिला। बजट में महिलाओं को उद्यमी बनाने हेतु सरकार विशेष योजना लाएगी। यही नहीं, महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए सरकार 5 लाख तक का ब्याज मुक्त ऋण भी देगी। 2021-22 के बजट में स्वास्थ्य सुविधा पर भी काफी जोर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के लिए 13,264 करोड़ रुपया प्रस्तावित है, जो पिछले बजट से 21% अधिक है, जिसके जरिए गांव-गांव तक लोगों के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था दुरुस्त की जाएगी। लोगों को टेलीमेडिसिन की सुविधा मिलेगी। हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों का मुफ्त इलाज होगा। बजट में शहर और गांवों के विकास पर भी सरकार का जोर है। मतलब 2021 के बजट में सरकार ने उन सभी बिंदुओं को छूने की कोशिश की है जो वादे चुनाव के दौरान किए थे। न्यूज 18 के लिए पटना से साकेत, शैलेंद्र, आनंद अमृतराज और रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो पिछले साल के मुकाबले 6,542 करोड़ ज्यादा का यह बजट है। शिक्षा विभाग के लिए इस बार बजट का आंकड़ा क्या है, हम आपको बता रहे हैं। 38,035 करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान किया गया है और जो पिछले साल से 8% ज्यादा है। स्वास्थ्य विभाग के लिए इस बार के बजट में 13,264 करोड़ से ज्यादा का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 21% से ज्यादा है। ऊर्जा यानी कि बिजली विभाग के लिए इस बार 8,560 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो पिछले साल के मुकाबले 53% ज्यादा है। सड़कों के रखरखाव, उनकी मरम्मती के मद में
93% की बढ़ोतरी की गई है। तो यह पूरा एक मोटा मोटी बजट को समझने के लिए काफी है, जो प्रमुख बिंदु हमने आपको बताया। बिहार का 2021 और 22 का बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद शायराना अंदाज में दिखे। कभी शायरी से गुदगुदाया तो कभी अटल जी की कविता के जरिए सरकार के संकल्प को बताया। बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, नजर को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे खुद ब खुद बदल जाते हैं। बजट सरकार की नीतियों का आईना होता है, और जब ये आईना सुंदर शब्दों से सजाकर पेश किया जाए तो सोचिए कितनी सुखद तस्वीर सामने आएगी। बिहार विधानसभा के अंदर भी आज कुछ ऐसा ही दिखा। राज्य के वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने साल 2021-22 का बजट पेश किया। वित्त मंत्री के करीब 54 मिनट के बजट भाषण के दौरान अधिकतर समय सदन का माहौल गंभीर ही रहा, लेकिन बीच बीच में अपने शायराना अंदाज से वित्त मंत्री ने सदन के माहौल को तो खुशनुमा बनाया ही, सरकार के इरादे भी जाहिर कर दिए। उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, उनकी शिकवा है कि मेरी उड़ान कुछ कम है, मुझे यकीन है कि ये आसमां कुछ कम है। वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वाकिफ कहां जमाना हमारी उड़ान से, वो और थे जो हार गए आसमां से। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। सुन लीजिए, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, थककर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट भाषण की शुरुआत भी शायरी से की और खत्म भी शायराना अंदाज में ही किया। बीच बीच में भी कविता और शायरी के जरिए सदन को गुदगुदाया और सरकार के इरादे जाहिर करते रहे। बाधाएं आती हैं आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांवों के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों में हंसते हंसते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का एक कुशल नेता होने के साथ साथ बहुत अच्छे कवि भी थे। बजट पेश करते हुए अटल जी की कविता पढ़कर वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बताया कि बिहार सरकार का इरादा विकास के प्रति अटल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। चलिए, बजट की बातें हो रही हैं, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बताते चलें कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया है। आरसीपी सिंह ने 1,11,101 रुपए का उन्होंने चंदा दिया और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की मौजूदगी में उन्होंने ये चंदा दिया है। तो आरसीपी सिंह ने राम मंदिर निर्माण में चंदा दिया और जो राशि है उसके बारे में हम आपको बताएं, उन्होंने 1,11,111 रुपए चंदा दिया है। चलिए, इस खबर के भी मायने को हम समझाते हैं। राम मंदिर को लेकर जेडीयू का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। जेडीयू ने हमेशा अदालत के फैसले से जोड़कर अपना स्टैंड रखा, यानी कि अदालत ने जो कहा वो सटीक है, सही है। अब चूंकि अदालत ने राम मंदिर पर फैसला दे दिया, लिहाजा जेडीयू ने अपना योगदान दिया है और आरसीपी सिंह ने 1,11,111 रुपए चंदा दिया है। और खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।